था। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। खबर दिल्ली के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लाल किले पर हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, होकर रहेगी फांसी। झुग्गी वासियों की पुनर्वास को लेकर कांग्रेस का आरोप, बनने थे 80,064 फ्लैट लेकिन बने सिर्फ 3,024। दिल्ली की झुग्गियों के बदले फ्लैट मिलने पर लोगों में खुशी का माहौल, दिखा भारी उत्साह। पूर्वी दिल्ली में बन रहा आईपी यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, छात्रों में दिखा उत्साह। और पराली की समस्या पर गरमाई राजनीति, गोपाल राय बोले किसानों का सहयोग नहीं कर रही है केंद्र सरकार। अब खबरें जाने के विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2000 में दिल्ली में लाल किले पर हुए हमले के दोषी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को फांसी की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक की फांसी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। आरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में 10 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसने ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी। अशफाक पर 22 दिसंबर 2000 की रात लाल किला में बने सेना के बैरक पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी और सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किले में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। और इस मामले में सुनवाई करती हुई एक निचली अदालत ने 31 अक्टूबर 2005 को अशफाक को फांसी की सजा सुनाई गई थी और इस मामले में अब तक 11 दोषियों को सजा हो चुकी है। जांच में ये बात सामने आई थी कि आतंकवादियों के इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से 10 लाख रुपए मिले थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाया था और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2019 को पाकिस्तानी नागरिक आरिफ उस पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। ये ऐसा पहला मामला था जिसमें किसी दोषी की पुनर्विचार याचिका पर क्यूरेटिव याचिका होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में भूमिहीन कैंप झुग्गियों में रहने वाले 3,024 परिवार को नए फ्लैट आवंटित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 575 लोगों को फ्लैट की चाबियां देकर उन्हें बधाइयां भी दी। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था वह पूरा नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस योजना के अंतर्गत जितने फ्लैट बनाए जाने थे उसके आधे फ्लैट्स भी अभी तक नहीं बने हैं और ना ही सभी झुग्गी वासियों का पुनर्वास किया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के साथ साथ पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज्ञापनों में दावा है कि अब तक झुग्गी में रहने को मजबूर नहीं है और भारत सरकार से मिला एक पक्का मकान, ये वादा पूरी तरह से खोखला है और बीजेपी की अवसरवादिता को साबित करता है। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने बताया कि इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना का शिलान्यास साल 2013 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ओर से रखा गया था। इसके तहत कुल 80,064 फ्लैट बनाए जाने थे। उन्होंने आगे बताया कि पहले चरण में 3,000 फ्लैट बनने थे और कालकाजी गोविंदपुर इलाके में मौजूद भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप में और जवाहरलाल नेहरू कैंपों में रहने वाले 80,000 से ज्यादा लोगों का पुनर्वास होना था। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने केवल 3,024 फ्लैट तैयार ही करवाए हैं और एक ही कैंप का पुनर्वास करवाया है। दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में मौजूद भूमिहीन कैंप में रहने वाले झुग्गी वासियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। अब उन्हें उनकी झुग्गी के बदले एक फ्लैट की चाबी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झुग्गियों में रहने वाले 575 लाभार्थियों को उनके नए फ्लैट की चाबी सौंपी। आपको बता दें कि डीडीए द्वारा इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत कालकाजी गोविंदपुर
गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के पास 3024 नए फ्लैट्स बनाए गए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विज्ञान भवन से किया था। साथ ही लाभार्थियों और उनके नए फ्लैट की चाबियां भी सौंप दी थी। डीडीए के चीफ इंजीनियर राजीव कुमार ने बातचीत करते हुए बताया कि 345 करोड़ की लागत से बने इन फ्लैट्स को कुल 3.076 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है और इन फ्लैट्सों में एक कमरा, हॉल, किचन, बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा भी है और इसके साथ ही पार्किंग, पार्क और लिफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है। प्रत्येक फ्लैट का एरिया 25 स्क्वायर मीटर है और उन्होंने बताया कि कुल 3024 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जब इनको गोविंदपुरी भूमिहीन कैंप में रहने वाले झुग्गी वासियों को आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 575 लाभार्थियों को चाबी सौंपी और जिसके बाद अन्य सभी लाभार्थियों को चाबी सौंपी जा रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक नया कैंप बनवा रही है। पूर्वी दिल्ली सूरजमल विहार में 18.75 एकड़ में बनाए जा रहे इस कैंप का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इस कैंपस के निर्माण के अंतिम चरण का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नए कैंपस के तैयार होने के बाद यहां लगभग 2400 छात्रों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकेगी। इस कैंपस में मौजूदा समय की जरूरतें को ध्यान में रखते हुए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डिजाइन एंड इनोवेशन, फायर मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट समेत 5 स्पेशलिस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास सेंट्रल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कैंपस का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है और जल्द ही ये पूरा भी हो जाएगा। इसके साथ ही आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस में प्रशासनिक खंड, ऑडिटोरियम, शिक्षण खंड और खेल ब्लॉक शामिल हैं। इसमें एक एकेडमी ब्लॉक भी बनाया गया है। परिसर में 4 लेक्चर हॉल भी है और हॉल की क्षमता 120 लोगों की है। साथ ही 100 लोगों की क्षमता वाले 24 क्लास रूम भी बनाए गए हैं। यहाँ 300 लोगों की क्षमता वाला स्पोर्ट्स हॉल, साथ ही 5 मंजिला ऑडिटोरियम ब्लॉक भी है, जिसकी कुल क्षमता 650 है और 2 टेनिस कोर्ट भी है और एक फुटबॉल फील्ड का भी निर्माण करवाया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। सर्दियां बढ़ने के साथ साथ दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है और इसको लेकर पड़ोसी राज्य में जलाई जा रही पराली को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। जहां एक तरफ पंजाब में बढ़ते पराली जलाने के मामले को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं केजरीवाल सरकार का कहना है कि बीजेपी पराली के समाधान के बारे में सहयोग करे, ना कि वहां के किसानों को गाली दे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली के समाधान के बारे में सोचा जाना चाहिए, ना कि किसानों को गाली देनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार के इस मामले में सहयोग किए जाने की अपील की है।
साथ ही गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उनकी आर्थिक सहायता करने को तैयार है, जबकि इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने इनकार कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली और आसपास के जिलों में प्रदूषण का स्तर पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। वहीं बहादुरगढ़ में 1 नवंबर को AQI का स्तर 400 रहा, वहीं फरीदाबाद में 403, मानेसर में 393, वहीं सोनीपत में 350 और कैथल में 350। साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी 402 और नोएडा में 398 और गाजियाबाद में 381 दर्ज किया गया। वहीं हवा की गति कुछ बढ़ा दी गई है और इसलिए दिल्ली का AQI 313 के स्तर पर बना हुआ है, जो वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में CAQM के निर्देशानुसार निर्माण और विध्वंस के कार्य पर रोक लगी हुई है। इस आदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 500 से ज्यादा टीमें निरीक्षण कर रही है। और मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब में पराली जलवाकर दिल्ली वासियों की सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बातें वह बीजेपी कर रही है जो पटाखों पर बैन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, जिसने पंजाब सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया कि पंजाब के किसानों की आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि पराली ना जलाई जाए। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वहीं अभियान को भी बीजेपी ने रोक दिया था। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है। अब दिन में भी हल्की धूप निकल रही है और इसकी वजह से मौसम नर्म और खुशनुमा होने लगा है। वहीं सुबह, शाम और रात में ठंड में हल्का इजाफा भी हुआ है। इसी बीच सुबह में धुंध और कोहरा भी छाने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने IMD के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही और इस दिन मौसम साफ भी हुआ। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह से रहने का अनुमान भी जताया। वहीं शनिवार को भी मौसम में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और नोएडा में, गुरुग्राम में भी दिल्ली के मौसम भी जो है वो ऐसा ही रहेगा जैसा है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और इससे पहले बुधवार को भी सुबह में धुंध छाई रहेगी और दिन में धूप निकली रहेगी। साथ ही दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 ज्यादा 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिल्ली NCR की हवा जहर घुलती जा रही है। गुरुवार की सुबह वायु प्रदूषण में और बढ़ोतरी हो गई है और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के ITO में गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में 400 के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भारतीय व्यक्ति और 3 साल के यूक्रेनी बेटे का पता लगाने का निर्देश दिया है। इस व्यक्ति को यूक्रेन रूस के दौरान अवैध रूप से भारत लाए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल बच्चे की यूक्रेनी मां ने कोर्ट को बताया कि उसका अपने पति के साथ तलाक हो गया था। कोर्ट ने बच्चे के संरक्षण की अनुमति यूक्रेन की एक अदालत में उसे दे दी थी, इसलिए व्यक्ति बिना उसे सूचना दिए उनके बेटे को ले आया। साथ ही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने न्यायमूर्ति अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि पहली प्राथमिकता आपके बेटे का पता लगाना है और उसके बाद हम आपका पक्ष सुनेंगे। एक बार आपके बेटे का पता चल जाए उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम और सवाल पूछेंगे। हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर गृह और विदेश मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया और कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों को मामले में निर्देश लेने के समय दिया। अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख दी गई है और साथ ही बेंच के विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय दिकपोल से कहा, जो आपको केवल यह बताने की जरूरत है कि क्या वह व्यक्ति और महिला का बेटा भारत आए हैं और उस बीच दिल्ली पुलिस को उस व्यक्ति और 3 साल के बच्चे का पता लगाने के साथ ही उन्हें जल्द ही अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में महिला ने कहा कि व्यक्ति को असम और बिहार में देखा गया था, जिस पर बेंच ने कहा कि जब आपके पास सूचना है कि वह गुवाहाटी में है तो आप गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। अभी 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले फेज 100 से ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे। साथ ही महिला मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां और महिलाओं से जुड़े सभी टेस्ट भी मुफ्त होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस क्लिनिक में सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। उन्होंने कहा कि पहले बड़े बड़े अस्पतालों में दौड़ना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ते थे। इससे निजात भी मिलेगा और ये 4 मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली, महरौली, कौरली और ओखला विधानसभा में होंगे। साथ ही इससे पहले पूरी दिल्ली में 521 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों को ही मुफ्त इलाज दिया जाता है। अब इन्हें मिलाकर 525 मोहल्ला क्लिनिक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत है, जहां छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए हैं, लेकिन कई में जेंट्स डॉक्टर हैं जहां महिलाएं अपनी समस्या नहीं बता पाती है। आज 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे जहां महिलाओं और 12 साल तक के बच्चों का इलाज होगा। सभी मेडिकल स्टाफ महिला ही होंगी। 231 टेस्ट फ्री होंगे और महिलाओं और छोटे बच्चों की सभी बीमारियों का इलाज भी होगा। अभी टोटल 521 मोहल्ला क्लिनिक है। यहाँ सरकारी डॉक्टर हो ऐसा जरूरी है। यहाँ हम प्रति पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर को पेमेंट करते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीजेपी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से स्कूली बच्चों की छुट्टी करने की अपील की है। बीजेपी का कहना है कि बच्चों की स्कूली की छुट्टी कर उनकी क्लास ऑनलाइन माध्यम से चलाई जाए। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण भारी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही दिल्ली का प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। आदेश गुप्ता ने लिखा कि पंजाब में जल रही पराली के कारण दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। वहीं ऐसे ही गंभीर प्रदूषण में बच्चों को खुले मैदान या घर से बाहर भेजना उन्हें बीमार कर रहा है। आदेश गुप्ता ने कहा कि WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हर 7वां आदमी सांस की बीमारी से परेशान है और दूसरा बच्चा प्रदूषण संबंधित बीमारियों से परेशान है। ऐसे गंभीर प्रदूषण में बच्चों को खुले मैदान या घर से बाहर भेजना उन्हें बीमार कर रहा है। आपसे अपील है कि बच्चों को फिलहाल स्कूल से छुट्टी दी जाए और उन्हें घर से ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये व्यवस्था प्रदूषण को कम होने तक जारी रहे ताकि बच्चों को बीमार पड़ने से बचाया जा सके। साथ ही दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी दिल्ली के प्रमुख लोगों ने वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने आदेश MM कुट्टी से भी मुलाकात की थी ताकि प्रदूषण पर काबू पाने के उपाय तुरंत किए जा सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस बुधवार को 2022 और 23 सेशन से पहले छात्र छात्राओं से गुलजार रहा। सेशन के पहले दिन स्टूडेंट्स में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी थी क्योंकि उन्होंने आज से जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का सेशन बुधवार से शुरू हो गया
और कई कॉलेज ने नए बैच को सिलेबस और अन्य गतिविधियों से अवगत कराने के मकसद से ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कुछ छात्र घबराए हुए थे तो वहीं कुछ रोमांचित भी थे। बहुत सारे बच्चों के साथ उनके माता पिता भी मौजूद थे और रामजस कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने वाले नेहल के साथ कैंपस में पहले दिन उनकी मां भी आई थी। नेहल ने कहा कि रामजस मेरी पहली पसंद नहीं थी, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। ये एक अच्छा कॉलेज है। मैं DU के कैंपस में पहली बार जा रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ एक अच्छा अनुभव होगा। वहीं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने वाली हरियाणा की गरिमा राजपूत ने अपनी नई यात्रा को लेकर उत्साहित और आशा से भरी थी। उसने कहा कि यह मेरे लिए खास दिन है। यहाँ मैं BCom की पढ़ाई करूंगी और ये कॉलेज बहुत फेमस है। ये कैंपस बहुत खूबसूरत है। गरिमा राजपूत ने कहा कि हमें कॉलेज के पहले दिन केवल दस्तावेज जमा कराने हैं और ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी हुआ। मुझे नहीं लगता कि पहले दिन कुछ क्लासेस भी हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद जल्द दिल्ली मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में दिल्ली सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को जारी राजपत्रित अधिसूचना में नियुक्ति की घोषणा की गई है। राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर श्री राजकुमार आनंद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के रूप में नियुक्त किया है। राज्यपाल गौतम ने 9 अक्टूबर को एक धर्मांतरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पटेल नगर से विधायक आनंद के नाम की सिफारिश उपराज्यपाल से की है। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद उनकी जगह किसी दलित नेता को ही मंत्री बनाने का विचार किया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी राजकुमार आनंद को दलित के चेहरे के तौर पर मंत्री बनाएगी और वहीं राजकुमार आनंद पार्टी का खास चेहरा माने जाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल के करीबी भी हैं और इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया है। पिछले काफी वक्त से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान, सत्येंद्र जैन से लेकर डिप्टी CM मनोज सिसोदिया तक के खिलाफ जांच भी चल रही है। सिसोदिया से CBI और ED कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं शराब घोटाले से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले और DTC बसों के मामलों की जांच भी चल रही है। इसे लेकर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी नेता लगातार डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का इस्तीफे की भी मांग कर रही है। गुरुग्राम में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में 2 नाबालिग समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस बारे में पुलिस ने मंगलवार को बताते हुए कहा था कि अब आरोपियों की गिरफ्तारियों की कुल संख्या 5 हो गई है और गिरफ्तारी के बाद 3 युवकों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही 2 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया है और पुलिस ने बताया है कि 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में आरोपी आशु प्रवीण को सोमवार के दिन में गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अन्य सोहेल और 2 नाबालिगों को रात में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है जबकि दूसरा 11वीं कक्षा का छात्र है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सेक्टर 9 स्थित एक होटल में शनिवार दोपहर 14 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया था और इस घटना को लेकर पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि छात्रा दोपहर करीब 12:30 बजे अपने घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वह नहीं लौटी थी। वहीं अगली सुबह उसके घर के पास से खराब हालत में मिली और पीड़ित की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका दोस्त और सोहेल उसे मोटरसाइकिल पर एक होटल में ले गए। वहीं उन्होंने प्रवीण, आशु और एक अन्य दोस्त को बुलाया, फिर उन सभी ने मिलकर उसका बलात्कार किया और फिर घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी थी। वहीं शिकायत के बाद रविवार को सभी 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, वहीं 506 और यौन शोषण अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में आपने सभी बुलेटिन की खबरें देखी। फिलहाल मेरे साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।